राहुल गांधी को खतरा बता रहे हैं। अब खतरा कौन है और किसको खतरा है, क्योंकि संसद में बोलने के लिए राहुल गांधी तो खड़े होते हैं लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन कोई बोलने आता ही नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि वहां पर खतरा है। तो खतरा किससे है और किसको है, इस पर बड़ी बहस हो रही है। धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, किरण रिजिजू जी ने जो आज अपना बयान दिया है वो वाकई में एक बहुत अच्छी बात है कि मणिशंकर अय्यर के उस बयान को लेकर के उन्होंने कहा है कि बहुत समझदारी वाला एक तरीके से वो बयान मान रहा है। तो अगर मैं उसी बयान को मानूं तो आज से कुछ वक्त पहले यही मणिशंकर अय्यर थे जिसने कहा था मोदी जी के बारे में, जिसको लेकर के वो कई चुनाव जीत भी चुके हैं, नालायक इंसान के तौर पर माना था। तो क्या मतलब ये जो बातें हैं वो बिल्कुल सही रिश्ते माननी चाहिए कि मणिशंकर अय्यर जो है वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है? एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब फिर यानी कि उन्होंने जो नालायक की बात की थी और वो उससे आज भी उनका स्टैंड कायम है, कभी उन्होंने अपनी माफी नहीं मांगी उस बयान से। हालांकि उस मामले में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं सहित राहुल गांधी ने भी उस बयान का खंडन किया था, लेकिन वो आज भी उस बयान पे कायम। तो क्या हम अगर सारी चीजें मिलाकर देखें तो क्या वो सही बात है? दूसरी बड़ी बात है, ठीक है, कांग्रेस को ये नुकसान जरूर है कि मणिशंकर अय्यर जैसे कई लीडर्स जो है वो अपने हिसाब से अपने लीडर की तुलना करते हैं, जो उचित नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किरण रिजिजू एक बहुत सीनियर नेता है और वो ये मानते भी है कि आज की तारीख में उनका बोलना यानी कि वो बीजेपी के बोलने के बराबर है। देखिए, बीजेपी सरकार जो है अलग अलग चौतरफा इलाके से गिर चुकी है, चाहे वो एक्सट्रीम फाइल्स हो, चाहे अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें हम, रोबोट के बारे के अंदर, या हम बात करें रशिया से तेल लेने की बात करें, चाइना को जमीन देने की बात करें, पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर की बात करें। अलग अलग ऐसे कई इश्यूज हम देख सकते हैं जिसका जवाब इनके पास आज भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान दे करके वो एक लोगों को गुमराह कर एक पूरा जो नैरेटिव है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के एक एज ए सीनियर लीडर मुझे नहीं लगता है कि उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो रवैया है वो बचकाना है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, राहुल गांधी आज की तारीख में एलओपी है, देश के विपक्ष के नेता है, और ये सच्चाई है इस पूरे मामले के अंदर कि उनके उठाए हुए सवाल आज सरकार के पास उसके जवाब बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, इकबाल जी, क्या आपने देखा क्या होगा। सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं राहुल गांधी? क्योंकि जहां पर सरकार फंसे, राहुल गांधी का नाम ले लो, उनको बचकाना बता दो, उनको ये कह दो कि उनको राजनीति नहीं आती है, वो पहले सीख कर आए हैं, वो विदेशी हैं। बस इस तरह की बातें कर करके आप उन मुद्दों को डाइवर्ट कर दो। ये बचकाना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम किया जा रहा है। मोदी जी संसद में नहीं आएंगे, लोकसभा में बोलेंगे नहीं, तो इस पर सवाल कोई ना पूछे क्या? एक किताब ने इनको हिलाकर रख दिया। इनके अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, निशिकांत दुबे हो, रिजिजू जी खुद हो, सदन में संभाल नहीं पा रहे एक किताब को। एक किताब से कुछ कोट किया जा रहा है, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और बचकाना ये राहुल गांधी को बता रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मसला सिर्फ किताब तक तो है ही। किताब के अलावा अगर उनको घबराहट नहीं होती तो ये आनंद फानंद में नहीं कहा जाता कि अब कोई भी रिटायर होगा 20 साल तक किताब नहीं लिख सकते। हाँ। दूसरा, देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसा है, हमने देखा कि धार्मिक कार्यक्रमों में आर्मी की जो है वो टॉप के ऑफिसर्स जो है वो ड्रेस में जाते हैं। तो ये देश से छुपा नहीं है, ये पहली बार इस तरह के हालात हम आजादी के बाद देख रहे हैं। लेकिन कमाल ये है इस पूरे मामले के अंदर अब भी जवाहरलाल नेहरू को ही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, राहुल गांधी को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आजादी से आज तक या आजादी से पहले हम अगर देख ले तो बीजेपी का एक कमाल बड़ा अच्छा है, और वो वाकई में बहुत सुखद है। मुझे लगता है कि अगर उन्हें गाली देनी है तो कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को देनी है। अच्छा, उनको अपना एक बड़ा लीडर मानना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानना है, जो कांग्रेस से थे। तो ना बीजेपी के पास इस तरह के कोई लीडर है जिसको वो पेश कर सके कि भाई ये हमारे नेता थे। बाकी जो माफीनामे वाले जो नेता है उनको वो ला नहीं सकते। कई बार सवाल जरूर खड़ा कर लेते हैं उन सारी चीजों को लेकर के, उन्हें भारत रत्न देने की बात को लेकर के। तो आप मुझे बताइए कि क्या बीजेपी के पास ऐसी कोई लीडरशिप है? नहीं है।
अच्छा, मोदी जी का जितना हम 2014 से हमने देखा और सुना था कि जिस तरीके से ये फुग्गा फुलाया गया था धीरे-धीरे करके, उसकी हवा देश भर में और दुनिया भर से निकलती जा रही है। हम्म। और लगातार हम पूरे दुनिया के अंदर जिस तरीके से बेइज्जत होता हुआ देख रहे हैं भारत को। देखिए, अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, एआई समिट किया गया था और बहुत बड़े लेवल पे किया गया था, जिसके अंदर उसमें बेइज्जती का सामना दुनिया भर के अंदर करना पड़ा है, जिसको लेकर के लगातार मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बदनामी देश की और प्रधानमंत्री की हुई है उस कार्यक्रम से। कि एक आप जिस प्रोजेक्ट को लेकर के, लॉन्चिंग को लेकर के दुनिया भर में जितनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पता चलता है उसमें तुरंत माफ़ीनामा आ जाता है, वो किसी और का चुराया हुआ होता है। अच्छा, उसके अलावा वहाँ से चोरी की भी बात की जा रही है, एक सरकारी चैनल के दफ्तर में कुछ पुलिस के लोग घुसे थे, वहाँ इंक्वायरी की, उस तरह की बातें भी आ रही है। तो आप इस सारी चीज़ों को देखिए कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वही है जिसके अंदर 2024 के अंदर उनके स्टूडेंट्स को ला करके दिल्ली में खड़ा किया गया था मीडिया के सामने। उनको पता ही नहीं था कि वो मोर्चा लेके क्यों आए हैं। हम्म। तो हम्म। ये जो चीज़ें हैं इससे पहले कभी नहीं हुई है और आप देखिए कि 2010 के बाद से ही एक लगातार नैरेटिव बनाया गया है, वो चाहे अन्ना की शक्ल में हो या किसी और शक्ल के अंदर, धीरे-धीरे करके वो देश के सामने चीज़ें खुलना शुरू हो गई है और अभी आप देखिए कि एप्स्टीन फाइल हो या अगर हम रशिया से तेल लेने की बात करते थे, उससे देश को कितना फ़ायदा पहुँचा। अभी जो हम हथियारों की डील की बात कर रहे हैं, 4.5 लाख करोड़ की, तो ये जो बजट है, ये इन सारी ही चीज़ों को लेकर के ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। आपने खुद ने कहा था कि मेड इन इंडिया जो है वो आगे बढ़ेगा। तो हम्म। अब मेड इन इंडिया का तो हम कहीं सवाल ही नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। दूसरा, हमारी सरहदों को लेकर के आज़ादी की बात पहली बार है कि दोनों फ्रंट पर हम लड़ाई खोल चुके हैं। हमारे पास पड़ोस से हमारे रिश्ते नहीं हैं। दूसरा, ईरान जो हमारा बहुत पुराना साथी था, उससे हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं। आज़ादी के बाद आज तक कोई प्रधानमंत्री इज़राइल का दौरा नहीं किया था, हम भागे-भागे इज़राइल चले गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि शर्मिंदगी का बायस बन रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री के जो परम मित्र है, वो कम से कम अब तो मतलब भूल गए हैं कि कितनी बार वो बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि हर वो हफ्ते 10 दिन में नहीं नहीं, उनको अब जब उन्होंने याद परम आता मित्र है। बदल दिया है। इकबाल जी, अब परम मित्र बदल दिया। वो ट्रंप नहीं, अभी इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो उनको माई फ्रेंड बता रहे थे। इससे पहले जो है नहीं, नहीं, वो वो ट्रंप साहब को ठीक है, बता रहे थे। मतलब वो यारी अब यारी वो चेंज हो यारी गया यारी पुरानी ही सही, देखिए मोहब्बत पुरानी ही सही, लेकिन मोहब्बत तो थी ना। उस मोहब्बत का है। खामियाजा आज भी तो भुगतना पड़ रहा है ना हिमांशु, ऐसा तो सही है नहीं सही कि नहीं सही बात। भुगतना पड़ रहा है। जो सही बात। पुराने रिश्ते आप देखिए कि आज से 70 साल पहले फिल्मों के अंदर हमने देखा बॉलीवुड के अगर किसी एक्टर के किसी से रिश्ते थे तो वो आज भी छपते हैं खबरें गॉसिप की तरह। तो ये खबरें भी तो छपेगी ही ना। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैं फेडरल डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला था, वो पता नहीं जब भी घर से मुझे लगता है कि मायूसी में या खुशी में निकलते हैं, वो ये बोल देते हैं कि ये युद्ध उन्होंने रुकाया। वो जब चाहे प्रधानमंत्री को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छे आदमी नहीं करेंगे। इसराइल जो है हम भागे-भागे जा रहे हैं। इसराइल के अंदर आपको पता होगा 2017 में हम पहुँचे थे, उसके बाद में पेगासस हमने खरीदा था, उसके बाद पेगासस को लेकर के जासूसी का मामला सामने आया था, कई पत्रकार, कई बड़े-बड़े लोगों के मामले सामने आए थे, वो मामला दब गया, फिर एक बार वापस इसराइल से हम डील की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा अगर हम देखें, इन 11-12 सालों के अंदर, तो इतना उतार-चढ़ाव हुआ है, अच्छा जो बोल बोले गए थे, उससे वो आज भी कायम नहीं है। इन 12 सालों के अंदर मुझे नहीं लगता है कि हिमांशु आपने प्रधानमंत्री की अपने देश में एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रेस जिसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने छोड़िए, मतलब विकास का इतना ढोल पीटा गया। अभी वो 100 स्मार्ट सिटीज में से कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, मतलब ये छोटी, बहुत छोटी बात है। मतलब किसी यही यही शहर एक को कारण है स्मार्ट कि बना देना है, किरण रिजिजू तह जी देने जैसे में लोग बना जो है, देना। किरण रिजिजू जी जैसे लोगों को पेश किया जा रहा है कि कभी पप्पू कहा जाता था, वो पापा बन गए हैं। तो पप्पू जो पापा बनने के बाद में पापा के सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो मामला कुल मिलाकर के इतना उलझ चुका है बड़े पापा के लिए कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो जवाब दे तो फंसे। अभी देखिए एस्टीन के अंदर जिस तरीके से पुरी साहब ने अपने आप की सफाई देना शुरू की, पता चला उसमें और उलझ गए। तो हम्म। हर जगह पर जितनी वो बातें करने जाते हैं, वो उसमें उलझते जाते हैं। तो उनको लगता है कि एक्चुअली खामोशी है क्या इख्तियार सर, करके कमल जो है कीचड़ में खिलता है। अब कीचड़ में जो पैर डालेगा तो वो फंस जाएगा ही। उसकी उसकी जो है वो गड़बड़ तो होगी ही ना, छींटे तो आएंगी उसके ऊपर। इकबाल जी, किरण रिजिजू जी एक बात और कह रहे हैं कि ऐसा ओपोजिशन लीडर इतिहास में नहीं देखा।
तो इन शब्दों से आप क्या समझ रहे हैं? ऐसा ऑपोजिशन का लीडर उन्होंने आज तक नहीं देखा जो उनकी इतनी धज्जियां उड़ा दे कि वो सदन में बोलने तक ना आए। क्या मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूं? नहीं देखिए, उन्होंने कुछ अलग अंदाज से कहा है, आप कुछ अलग अंदाज से ले रहे हैं। नहीं, मैं लेकिन समझ रहा हूं उन्होंने लेकिन क्या कहा, सच्चाई लेकिन ये मैं है, ये समझ रहा सच्चाई ये है जो आप समझ रहे हो। हूं। ठीक है। अच्छा देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है कि उनके इंटरव्यू जो दिए गए हैं, हम्म, किरण रिजिजू जो है वो संसद के कार्य मंत्री है। हम्म, और आप देखिए कि एलओपी जो है उसकी सुरक्षा भी बहुत तगड़ी होती है। ऐसा तो है नहीं नेता विपक्ष को एक कांस्टेबल दे दिया होगा या ये कहा होगा मार्शल रख लीजिए। हम्म। सुरक्षा जो है वो गृह विभाग जो है वो पूरी तरीके से उनकी देखता है, उनके आदेश पर। तो हर एलओपी के सेकंड जो वो क्या रिश्ते कर रहे हैं, हैं ये भी पता होता है, कहाँ ठीक है ना, जाएंगे तो क्या वो नहीं करेंगे सब। एलओपी के जो रिश्तों की खबर हम्म, उनके सुरक्षा कर्मियों ने दिया होगा। हम्म, दूसरा, गृह विभाग के पास बहुत सी जानकारियां होगी इंटरनेशनल साबित करने के लिए। हम्म, तीसरी बड़ी बात है, आप कहते हो जॉर्ज सोरोस की बात लगातार आप कहते हो फंडिंग को लेकर के, हम्म, ये तो लंबे समय से कह रहे हैं और सरकार भी आपकी है, तो उसमें अब तक ऐसे क्या क्या सबूत आपके हाथ लगे हैं, किस तरह मामला दर्ज करने पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। हम्म, मुझे लगता है वो भी आपको देश को बता देना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरह इंटरनेशनल है, कैसे उनके जॉर्ज सोरोस के साथ में अलग अलग लोगों से रिश्ते हैं। अच्छा, यही किरण रिजिजू थे जो आपको याद होगा कि विशेष अधिकार मोशन लाए थे, 24 घंटे के बाद फिर घूम गए हम्म, राहुल गांधी के खिलाफ। हम्म, अच्छा, दूसरा, आप पिछले कुछ दिनों से जब हाउस चला, एक तो पहले हाउस चलता है, अभी बहुत छोटा कर दिया गया हाउस को, बिल्कुल। टैरिफ मामला उठा, आपने तुरंत देखा आनन फानन में हमने हाँ कर दी। और अच्छा, कमाल ये रहा कि वहां से टैरिफ की जो बातों पर हमारी जो समझौता हुआ उस पर डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरी जानकारी थी और हमारे प्रधानमंत्री के पास आज तक जानकारी नहीं है। हम्म, देखिए, हर चीज वो जो है वहां से बताते हैं और मोदी जी कहते हैं कि यस, मेरे फ्रेंड ने जो बोला है वो सही ही होगा। मोहब्बत हम्म, जो है वो, ठीक है, आपने अभी कुछ देर पहले मना किया था कि वो उनकी दोस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ दोस्ती है तभी तो मतलब हामी भरी जाती है और उनको काटा नहीं जाता है। देखिए, दूसरा, उसी दौरान मामला कहीं उठा था, रशिया के तेल का हो, ईरान का हो, अमेरिका टैरिफ का हो। उसके बाद सबसे बड़ा मामला है एप्स्टीन का। हम्म, जॉर्ज सोरोस को लेकर के आप बात करते हैं, राहुल गांधी के रिश्तों को लेकर के, वो अब तक उसमें कुछ सामने तो नहीं आया है, लेकिन पूरी साहब के बारे में तो सारी चीजें सामने आ गई है। जैसे विवेक जी ने भी कहा कि दुनिया भर के इंडस्ट्री पे चल रहे हैं, यूके के अंदर हालत इस तरह खराब है। तो पूरी साहब ने भी आनंद फानंद में 3-4 बार की बात की थी। उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा की तरफ से की गई थी, जिससे साफ किया कि 14 बार मुलाकात हुई है, 62 ईमेल का आदान प्रदान हुआ। हम्म, तो ये तो सभी को पता था कि जो एक्सोटिक आइलैंड की वो बात कर रहे हैं, एक्सोटिक आइलैंड ऐसा तो है नहीं कि वो नेशनल पार्क था जो आप देखने गए थे। भाई, वो रंगरेलिया मनाने वाले पार्क की ही बात कर रहे थे ना, यानी कि उसकी आपको जानकारी थी। अच्छा, आप खुद हम्म, कहते हो कि जब मैं मिलने गया, गाड़ी में बैठा, तो मुझे कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। तो जब आपको पता था कि आप खुद अनकंफर्टेबल है, फिर उनसे रिश्ते बनाने की जरूरत क्या थी? फिर इतनी मीटिंग क्यों की गई? अच्छा, और जो ईमेल खुले हैं उसके अंदर देखिए इकबाल एक जी, चीज साफ अनजाने में ईमानदारी हो से। गया, धोखे में हो जाता है। हाँ, मतलब नहीं नहीं, मैं भी मानता हूँ कि अनजाने में मोहब्बत होती है, एक बार दो बार होती है। हम्म, भाई, तो ठीक आजकल है, मोहब्बत मोहब्बत आगे वाले बढ़ लोग गई, तो उसमें क्या नहीं अब परतें खुल रही हैं, अब नहीं, पुरानी अब तो बातों को कैसे अभी टाइम मशीन में जाए क्या बेचारे। नहीं, तो उसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अब एप्स्टीन फाइल जब खुलने लगी तो उसके अंदर दो लोगों का नाम आया, एक पुरी साहब का, एक अनिल अंबानी साहब का। हम्म, देखिए, ये तो हर कोई जानता है और समझता है कि वो किसी के लिए काम कर रहे थे, वो ईमेल द्वारा ये समझा जा सकता है हम्म, कि किसी के लिए या किसी के इशारे पर काम कर रहे थे। तो हम्म। वो जिसके ऊपर इशारा किया जा रहा है वो व्यक्ति कौन है जिसके लिए ये काम किया जाना था या कर रहे थे, ये सारी चीजें अभी बहुत मुझे लगता है कि समझने वाली है। अच्छा, पिछले सर, कुछ दिनों से आप देखिए कि इसी बात पर ज्यादा बहस ना हो हिंदुस्तान में, मंत्री लग गए हैं काम पर कि राहुल गांधी को टारगेट पर ले लो, राहुल गांधी के खिलाफ नहीं नहीं, बोलो तो दो धड़े वो कट मंत्री जाएंगे, भी आपस मुझे में बातचीत मुझे नहीं ऐसा हो लगता है कि सकती।
मंत्री जी इसलिए लगे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कि अचानक मोदी जी इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। कुछ अलग अलग चैनल्स को और पेपर्स को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मंत्री जी को लगा कि शायद अब ये जो मौसम है वो इंटरव्यू वाला है। तो अब भाई नेता को ही फॉलो करेगा ना कार्यकर्ता या मंत्री, किसको फॉलो करेगा आप मुझे बताइए। तो अब उनको ये लगा कि अब जो ये दौर चल रहा है ये कुछ दिनों तक इंटरव्यू वाला है, तो उसलिए इंटरव्यू देना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के हाँ, पास थोड़ी तो काफी ठंड कुछ कम हो कहने गई के है, लिए। ठंड कम हो हाँ। गई है, थोड़ी अच्छा, गर्मी बढ़ रही है, और मौसम ठीक हो ये रहा है। ये पूरे इंटरव्यू में आप देखिए कमाल ये होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि क्रॉस क्वेश्चन होते ही नहीं है। चूस के खाओगे आम के काट के खाओगे, इसी तरीके के मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शायद आम लोगों को समझ में आए ना आए। तो उसी को लेकर के अच्छा, दूसरी अब जो पार्टी के नेता है उनके पास दूसरा तो कुछ है ही नहीं, अब योगी जी के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो अब हम्म। बेहतर कौन बचता है देश के अंदर, वो बचते हैं एलओपी। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हाँ जी, प्रियंका गांधी, जवाहरलाल राहुल नेहरू गांधी गांधी। राहुल गांधी अगर राजनीति से त्याग पत्र दे दें तो भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा, मतलब। नहीं, देश में देखिए देश में दो चार मुद्दे ही है, जैसे अभी विवेक जी और राशि जी दोनों कह रहे थे, रिजिजू जी ने कहा था कि वो बीफ खाते हैं, हम्म। तो उनका नाम किरण है, करीम होता तो हंगामा होता। तो फिर बीजेपी में होते ही नहीं ना। तब नहीं, तो वो उस बात को लेकर के हंगामा हो सकता था। अच्छा, गाय तो दूसरा उनके आप लिए मिथुन है देखिए, ना सर, कुछ दिन पहले हाँ, तस्वीर डाल रहे थे वो। वो ठीक है, वो तो यहाँ इंडिया की और बाहर की गायों में भी फर्क है अभी तो। हम्म। यहाँ की माता है, वहां की नहीं है, तो अभी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, उसको खैर छोड़ दीजिए, अब वो कहने से फिर एक बार नई मुसीबत होगी। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मामले के अंदर आप इंटरव्यूज और ये सारी चीजों को देखिए, तो हमारे पास अब इंटरव्यूज के लिए भी जो बचे हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक का ही एक सफर बचा है। हम्म। बाकी मुझे नहीं लगता है कुछ होगा। अच्छा, 2014 से देश को आजादी मिली, हम्म। उससे पहले जिस प्लेन में घूमते थे, वो जो अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया हुआ था, जो आईआईटी थी और जितनी इंडस्ट्रीज बनी हुई है, वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। हम्म। आप सही विकास तो आप देखिए 2014 के बाद से नजर आना शुरू हुआ है। आप ये जो क्रांति की बात कर रहे हो जिसके अंदर पूरी साहब गए थे, वो इतना धमाकेदार था कि सोशल मीडिया और ये सारी चीजें आने के एक साल पहले उन्हें ज्ञान था कि ये दुनिया के अंदर हमको लाना है। हम्म। उसी की मीटिंग के लिए वहां गए थे वो। तो हम्म। इस तरह की जो चीजें है उसको लेकर के आप जो लोग हैं वो बेमतलब का विरोध कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो इस्तीफा दे दे। भाई क्यों दे इस्तीफा? क्या चलन है बीजेपी में इस्तीफा देने का? अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर उसके तार तो ऊपर तक जाएंगे, तो फिर आप मतलब किसका इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं? हमारे देश के हम्म। प्रधानमंत्री का, जो देश को हम्म। चला रहे हैं। ये और बात है कि पिछले 14-12 सालों के अंदर हमारे देश का कर्ज जो है वो काफी बढ़ गया, जीडीपी हमारा घट गया, लेकिन कागजों पे हम आज भी ऊपर है। तो ये सारी ही चीजें जो है वो आप अलग रिश्ते देख रहे हैं। भले किसान जो है वो अब समझौते के बाद अमेरिका के साथ के अंदर परेशान हो, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका असर बहुत बड़े लेवल पर पड़ेगा। नहीं, जो एआई बीजेपी समिट सीधे भी कहती किया है गया है। 2014 से लेकर और अब तक का जो उनका कार्यकाल रहा है उसकी कमियों को मत देखिए, कमियां देखिए 1947 के बाद जो सरकारें रही हैं, नेहरू हाँ, जी रहे, इंदिरा 2014 जी रही तक। हैं, उनकी कमियां देखिए, उनकी उनकी खामियां उजागर कीजिए और हमारी तारीफें 14 के बाद वाली कीजिए, तो बीजेपी वाले खुश रहेंगे और देश का विकास नहीं होता नहीं, रहेगा। देखिए मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, अगर दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है, एआई को लेकर के ही हम बात करें, एआई की समिट हम कर रहे हैं। आप हम्म। मुझे बताइए कि जो बजट 1 तारीख को पेश किया है उसमें एआई समिट को लेकर के कितना बजट, समिट बोलता हूँ, एआई को लेकर के हमने कितना बजट पेश किया? क्या उसमें चर्चा भी की है हमने? हम्म। नहीं की है। नहीं, हम आप इनोवेशन पे, रिसर्च पे 1% भी खर्च नहीं कर रहे हैं अपनी जीडीपी का, हाँ, तो हम क्या कर बिल्कुल। रहे हैं ये तो हमको पता तो ही है ना, मैं फोटो आपको खिंचवा वही के हम जा समझा रहा रहे हैं। हूँ कि जिस तरीके से आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि तकरीबन 1.5 या 2 साल एआई हम्म। अपने आप में इतनी तरक्की करेगा कि जो हमने आज तक एक्सपर्ट बिठाए हैं ना, वो जीरो हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर आने से पहले टाइपराइटर चलाने वाले जीरो हो गए, हम्म। वही हाल आज के एक्सपर्ट का होगा जो कि अपने को कंप्यूटर इसका जानकार बताते हैं। एआई हम्म।
इतनी नौकरियां खाएगा। अच्छा, नई नौकरी के लिए आप सिर्फ लेबर जॉब कर सकते हैं, आपके पास इनोवेशन के लिए कोई ना बजट है, ना आपने कभी उसकी सोचा है, ना उसके बजट में कभी आपने ध्यान दिया है, ना कभी आपने सोचा। दूसरा, आप देखिए कि जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसीज हो या हमारे पास पड़ोस के रिश्ते हो, हमारी महंगाई को लेकर के बात की जाए, इन सभी चीजों को लेकर के हम बात नहीं कर पाते। दूसरा, अगर मैं मुंबई की कल बात करूं, प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे, आप देखिए कि सारा हॉल खाली करा दिया गया था एक तरीके से कि साहब आ रहे हैं, उनका एक जो वीडियो बनना है उन सारी चीजों को लेकर। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसको लेकर के आप देखिए कि बस मैं और पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि दुनिया मतलब जब से देश आजाद हुई है, जब मुल्क की बात आती थी तो प्रधानमंत्री का त्याग किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा है कि प्रधानमंत्री के लिए मुल्क को त्याग देंगे। इस बिल्कुल परिस्थिति पर हम पहुंच चुके हैं। तो इन बिल्कुल सारी विवेक ही जी। चीजों को लेकर के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हम चारों तरफ से दबे हुए, एक तरफ अमेरिका का हम नाम नहीं ले सकते हैं, चाइना का नाम लेने की हमारी ताकत नहीं है। तो हम बचे कुचे अगर कुछ कर पाते हैं तो बस वो पाकिस्तान पाकिस्तान कर पाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इंटरनेशनली पाकिस्तान का कद बड़ा है। हम आज तक ये नहीं बता पाए कि राफेल जो हमारे गए थे, जिस तरीके से दुनिया 5 से लेकर अब 10 तक पहुंच चुकी है कि राफेल गिराए गए, उसमें सच्चाई क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की हम तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हम उसमें क्या हमने पाया, क्या खोया, वो आतंकवादी नहीं जो सर, पहलगाम में ऑपरेशन आए थे सिंदूर में कहाँ हमने से आए थे। पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, बस इतनी बात जाननी है नहीं हिंदुस्तान को, ठीक है, इससे वो ज्यादा छक्के जानने की छुड़ाए जरूरत थे, नहीं है। लेकिन वो जो हमला करने वाले लोग आए थे वो कहाँ से आए थे, उससे पहले पुलवामा हुआ, क्या हुआ। दूसरा, आप देखिए कि एक विदेश से एक बाहरी आदमी आता है, वो हमारे यहाँ पर आकर के आर्मी की जगहों पर घूमता है, उनके साथ घूमता है। दूसरा, अगर आईएसआई आती है तो आर्मियों के साथ घूमती है। तो ये देश की आजादी में इससे पहले कभी नहीं हुआ जो पिछले कुछ सालों में देखने मिल रहा है, हिमांशु। जी।